हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कराने वाला हूं। दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत सारे क्वेश्चन डियर एग्जाम में इसी चैप्टर में से आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसको एंजॉय करिएगा दोस्तों। और मैक्सिमम आपके जो भी सीए स्टूडेंट हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, सीएस के, सीएमए के, सबके साथ शेयर करिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दोस्तों, ये मैं आप लोगों को पूरा हैंड रिटन नोट्स से रिवाइज कराऊंगा। सर, ये हैंड रिटन नोट्स कहां से मिलेंगे? दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और ये कोर्स अगर आपको कंप्लीटली बाय करना है, राइट, फॉर द स्पेसिफिकली सीए फाइनल स्टूडेंट्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आपको अमित खांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां से ये कंप्लीट कोर्स आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्लीज कनेक्ट हो जाइएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं डियर, जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले डियर आपको गुड्स का मतलब पता होना जरूरी है। गुड्स क्या चीज होती है डियर? गुड्स क्या चीज होती है? बहुत बेसिक डेफिनेशन है। कोई भी चीज जो कैपिटल गुड्स नहीं है उसको हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटल गुड्स क्या होता है भैया? जिसको बुक्स में आप क्या करते हो? कैपिटलाइज करते हो, राइट। जिसको आप बुक्स में कैपिटलाइज करते हो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, राइट। अच्छा, इनपुट क्रेडिट आपको इनपुट का भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। जो नॉर्मली इनपुट है, जो नॉर्मली गुड्स है, उसका भी आप आईटीसी बुक करते हो और जो कैपिटल गुड्स है उसका भी आप आईटीसी बुक करते हो, राइट। सर्विस, इनपुट सर्विस क्या होती है? इनपुट सर्विस जो आपके बिजनेस में काम आती है, राइट। तो वेदर इट इज इनपुट, वेदर इट इज कैपिटल गुड्स और वेदर इट इज इनपुट सर्विस, इट मस्ट बी यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों, बिजनेस के अंदर यूज होना बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी की अभी यूज कर लो या आप उसको लेटर ऑन भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। इनपुट टैक्स का आपको क्रेडिट मिलेगा। जितना टैक्स आप इनवर्ड सप्लाई पर पे करोगे उसको आप पहले बुक करोगे, अवेल करोगे, टेकन करोगे। तीनों का मतलब एक ही होता है। बुक बोलो, अवेल बोलो, टेकन बोलो, कंफ्यूज मत होना। कभी बुक बोला जाएगा, कभी अवेल बोलेंगे, कभी टेकन बोलेंगे। तीनों का मतलब एक ही है। जब आप क्रेडिट को बुक कर लेते हो तो वो क्रेडिट जो बुक हो गया है, इट मस्ट बी यूटिलाइज वाइल पेइंग द टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो दोस्तों, जब आप आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स पे करोगे उस टाइम पर वो क्रेडिट क्या होता है? यूटिलाइज होता है। बात समझ में आई? यस सर। इनपुट टैक्स किसे कहते हैं? जो टैक्स आप पे करते हो। दोस्तों, इनपुट टैक्स आप फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर भी पे कर सकते हो। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब सप्लायर ने आपसे कलेक्ट किया और आप एज ए रेसिपिएंट गुड्स या सर्विस लेकर आए हो, दैट इज ऑल्सो इनपुट टैक्स। हो सकता है दोस्तों आपने रिवर्स चार्ज बेसिस पर किसी टैक्स का पेमेंट किया हो, तो जब आप रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स का पेमेंट करोगे तो दैट इज ऑल्सो, उसे भी हम क्या बोलते हैं? उसे भी हम इनपुट टैक्स बोलते हैं, राइट। दैट इज ऑल्सो इनपुट टैक्स, उसे भी हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। पक्का? यस सर। तो बात यह है माय डियर फ्रेंड्स कि हम यहां पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेंगे। इनपुट टैक्स का मतलब वो टैक्स होता है जो हमने फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर सप्लायर को दिया है, वो भी इनपुट टैक्स होता है। और जो हम रिवर्स चार्ज बेसिस पर खुद पे कर रहे हैं डियर, आरसीएम बेसिस पर, दैट इज ऑल्सो इनपुट टैक्स। और अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करके ला रहे हैं जिस पर हमें आईजीएसटी पे करना पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो इनपुट टैक्स, है ना। लेकिन इसमें कंपोजिशन टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज कंपोजिशन टैक्स अगर आप पे करते भी हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट, बिकॉज उसका हमको जीएसटी इनवॉइस नहीं मिलता है, राइट। इसके बाद एग्जम्प्ट सप्लाई की बात करेंगे। एग्जम्प्ट सप्लाई आप जानते हो, निल रेट एग्जम्प्ट सप्लाई होती है। किसी प्रोडक्ट पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन मिल जाए, दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट सप्लाई, उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है ना। तो एग्जम्प्ट सप्लाई अगर आप दोगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड है, इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड है माय डियर फ्रेंड्स। और इनवर्ड सप्लाई पर जितना टैक्स आप पे करते हो, यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। दोस्तों, एक जीरो रेटेड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है जब आप गुड्स या सर्विस को
इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट करना लॉ की नॉलेज में क्या कहा जाता है? जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए डियर क्रेडिट मिलती है, या तो क्रेडिट यूटिलाइज कर लो, और अगर क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते हो तो रिफंड मिलता है। सो जीरो रेटेड में और निल रेटेड में फर्क है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी सप्लाई अगर जीरो रेटेड है, तो जीरो रेटेड का मतलब है आपने उसका एक्सपोर्ट किया होगा, या आपने वो सप्लाई सेज में दी होगी, सेज में, या तो सेज के डेवलपर को या सेज में किसी यूनिट को अगर आप सप्लाई करते हो, दैट इज ऑल्सो जीरो रेटेड सप्लाई, और उसके लिए भी दोस्तों आपको क्रेडिट मिल जाता है, राइट। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? परदेसी, परदेसी जाना नहीं आना यही। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है? परदेसी है, विदेशी है, इंडिया में आया है। क्यों? क्या लेने आया है इंडिया में? भैया इंडिया में सप्लाई करने आया है, माल बेचने आया है, विदेश से आया है, राइट। उसका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, उसको हम एनआरटीपी बोलते हैं। मोटर व्हीकल की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोटर व्हीकल क्या होता है भैया? जिसे रोड पर आप यूज करते हो, मैकेनिकली होता है, प्रोपेल्ड व्हीकल होता है, इसमें फिक्स ट्रेल नहीं आता है, ध्यान रखना। इसमें स्पेशल टाइप के जो फैक्ट्री में काम आने वाले जो इंजन के साथ चलने वाली चीजें हैं वो नहीं आती है। अब चलो डियर इंपॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं, सेक्शन 16, राइट। यहां से हमारा चैप्टर प्रॉपर वे में स्टार्ट होता है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी? आईटीसी लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन है? फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो आईटीसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और कंडीशंस होती है? सबसे पहली बात, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? रजिस्टर्ड पर्सन। जब भी आप क्रेडिट ले पाओगे इनवर्ड सप्लाई पर, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो वेदर आपने इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे किया हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात डियर वो ये है, इट मस्ट बी यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों जो भी इनवर्ड सप्लाई आप लेकर आए हो उसका आपके बिजनेस के अंदर यूज होना बहुत जरूरी है। इट मस्ट बी यूज और इंटेंडेड टू बी यूज। आप उसको यूज बोलो या इंटेंडेड टू बी यूज बोलो, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए अब मैं आपको कंडीशंस पर लिए चलता हूं। अरे भाई कौन कौन सी कंडीशंस है जिनका पूरा होना जरूरी है आईटीसी लेने के लिए? सबसे पहली कंडीशन, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपने टैक्स पे किया है भैया, ये बात शो होनी चाहिए, तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गुड्स और सर्विस का रिसीव होना जरूरी है, रिसीव होना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया हो, जो सप्लायर है वो टैक्स पे कर दे गवर्नमेंट को, तभी रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा। और रिटर्न फर्निश कर दी गई हो अंडर सेक्शन 39, सप्लायर ने भी रिटर्न फाइल करी हो और रेसिपिएंट ने भी रिटर्न फाइल करी हो, तभी क्रेडिट मिलता है। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या आते हैं? बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज इनवॉइस, नॉर्मल इनवॉइस, डॉक्यूमेंट इशू बाई आईएसडी, डेबिट नोट, ये सारे वो डॉक्यूमेंट है भैया जिसके बेसिस पर आईटीसी बुक कर सकते हो। सर आईटीसी की कोई टाइम लिमिट होती है बुक करने की? यस बिल्कुल होती है, 20 अक्टूबर होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, अगले फाइनेंशियल ईयर का 20 अक्टूबर। और जो भी आपकी रेलिवेंट एनुअल रिटर्न है उसे फर्निश करने की डेट विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले होगा उसके बाद डियर आप आईटीसी बुक नहीं कर पाओगे। लेकिन एक्सेप्शन याद रखना दोस्तों, अगर क्रेडिट आपने बुक करी थी लेकिन किसी रीजन से आपको रिवर्स करनी पड़ गई, ठीक है, किसी रीजन से आपको वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ गई और अब आप उसको दोबारा से रीअवेल कर रहे हो, तो भैया रीअवेल करने के समय कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली आपको क्रेडिट मिल जाएगा। टाइम लिमिट वाला रेस्ट्रिक्शन वहां पर अप्लाई नहीं होगा, जो टाइम लिमिट वाला रेस्ट्रिक्शन है वो वहां पर अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। आई थिंक आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यस सर। इसके बाद गुड्स और सर्विस का आपको रिसीव होना बहुत जरूरी है। ये जो गुड्स और सर्विस होती है ये आपको रिसीव होनी चाहिए बाई वे ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। कई बार ऐसा भी होता है डियर कि हम किसी गुड्स को डिलीवर किसी अदर प्लेस पर करवा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। याद है आप लोगों को बिल टू शिप टू मॉडल? बिल टू शिप टू में क्या होता है, जैसे ए ने माल बी को बेचना था तो बी ने बोला यार तू सी को डिलीवर कर दे, तो ऐसे में क्या होगा डियर, ए बिल बनाकर तो बी को देगा और लेकिन माल किसको भेजेगा, सी को। लेकिन डियर आपको पता है क्रेडिट बी ले पाएगा जबकि बी को गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन बी के पास डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आ गया है तो वो क्रेडिट ले सकता है डियर। इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। ऐसे माना जाएगा जैसे बी को गुड्स रिसीव हो गया,
एंड बी इज एलिजिबल टू टेक द आईटीसी। याद रखना इस बात को। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी भी आपको बताई। तीसरी बात है टैक्स पे हो जाना चाहिए। टैक्स पे करने के दो तरीके होते हैं, या तो क्रेडिट को यूटिलाइज करके टैक्स पे करो या कैश में पेमेंट करो। भैया कैश में पेमेंट करो, तब आपका टैक्स पे होना बहुत जरूरी है डियर। जब तक टैक्स पे नहीं होगा यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट, राइट। और रिटर्न फर्निश हो जानी चाहिए। तो ये डियर कंडीशंस है सेक्शन 16 में। इसके बाद डेप्रीशिएशन वाली बात दोस्तों, डेप्रीशिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुनो मेरी बात, अगर आप 10 लाख की मशीन खरीद के लाए जिस पर 1,80,000 का टैक्स पे किया, तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 1,18,000 कर लो इसको, ये यहां पर आपके नोट्स में 1,80,000 गलत है, इसको कर लीजिए 1,18,000। तो ये 18,000 का क्रेडिट आप ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, 18,000 का क्रेडिट अगर आप ले लेते हो तो फिर इस 1,18,000 पर आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। मतलब आप टैक्स वाले एलिमेंट को या तो कॉस्ट में जोड़कर ऐड करके उसका डेप्रीशिएशन क्लेम कर लो, मतलब उसके ऊपर डेप्रीशिएशन ले लो पूरे 11,80,000 पर, 18,000 पर 11 लाख, 10 लाख का 18% नहीं 1,80,000 ही होता है, राइट। 18%, या तो इसका क्रेडिट बुक कर लो या फिर इसे कॉस्ट में जोड़कर इस पर डेप्रीशिएशन ले लो। इसके बाद अगर आपको माल लॉट में मिलता है डियर, लॉट्स में, लॉट का मतलब होता है टुकड़ों में माल आता है। भैया टुकड़ों में जब माल आता है तो क्रेडिट पता है कब बुक होती है? जब लास्ट लॉट आपको रिसीव हो जाता है। जब तक लास्ट लॉट रिसीव नहीं होगा डियर यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पेमेंट फॉर इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। भैया जो भी रेसिपिएंट है जो क्रेडिट को बुक करेगा उसको 180 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। 180 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। 180 डेज में पेमेंट करना पड़ जाएगा। अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं करता है रेसिपिएंट, जैसे ही वो 180 डेज में पेमेंट नहीं करता है, जैसे ही 181 डे आएगा उसे क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%, राइट। तो ये उसके साथ बहुत बुरी बनेगी डियर। तो अगर रेसिपिएंट क्रेडिट बुक कर लेता है क्योंकि वो गुड्स को उधार में क्रेडिट बेसिस पर परचेज करके लाया है, तो उसको 180 डेज में पेमेंट करना जरूरी होता है। अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं करेगा तो जैसे ही 181 डे आएगा डियर, उससे वो अमाउंट अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ जाएगा, वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, राइट। अच्छा सर 180 दिन कहां से गिनेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, राइट। इसके बाद अगली बात बताता हूं डियर, सुनो। अगर वो पेमेंट कर देता है, बाद में करना तो पड़ेगा, जैसे ही वो पेमेंट करेगा डियर वो वापस से क्रेडिट को रीअवेल कर पाएगा, बिल्कुल, और वो भी विदाउट एनी टाइम लिमिट, कभी भी रीअवेल कर सकता है, राइट। अगर वो पार्ट पेमेंट करता है तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रीअवेल्ड होगी, पूरा पेमेंट करेगा तो पूरी क्रेडिट रीअवेल होगी। लेकिन डियर ये जो 180 दिन वाली बात आपने पढ़ी ना, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूं। मतलब वहां पर अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट है सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आप कोई भी सप्लाई लेते हो तो और इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे करते हो, तो जो सप्लाई आप रिवर्स चार्ज बेसिस पर ले रहे हो वहां पर 180 डेज का रूल नहीं लगेगा, क्योंकि आप टैक्स पे करोगे तभी क्रेडिट ले पाओगे। वहां 180 डेज नहीं लगेगा जहां डीम्ड सप्लाई होती है विदाउट कंसिडरेशन। कई बार ऐसा होता है डियर कि किसी सप्लाई में आपको पैसे ही नहीं देने पड़ते, और भैया जब पैसे ही नहीं देने पड़ते तो वहां पर रेसिपिएंट अमाउंट पे ही क्यों करेगा? लेकिन वो सप्लाई है, लेकिन उस पर जीएसटी लगाए, तो भैया वहां पर 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। अच्छा, इसके बाद एडिशंस। दोस्तों कई बार वैल्यू में एडिशन हो जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, कोई पेनल्टी ऐड करनी पड़ती है। दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो एडिशंस होता है उन पर भी जीएसटी लगता है ना, उस पर भी जीएसटी लगता है। लेकिन उसका जीएसटी कब जमा कराना पड़ता है? जब सामने वाला रेसिपिएंट वो एडिशन आपको पे कर दे, तो तभी वो क्रेडिट लेगा ना उसका। समझो मेरी बात को, तभी तो वो क्रेडिट लेगा मेरे भाई। अच्छा, तो ये 3 पॉइंट याद रखना, सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, एडिशंस मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट। ये 3 पॉइंट याद रखना, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस हैं डियर जो आप लोगों के मॉड्यूल में स्पेसिफिकली दिए हुए हैं। दोस्तों मोल्ड और डाइस की बात करते हैं। कई बार हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मोल्ड और डाइस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो मोल्ड और डाइस होते हैं डियर, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसको माल बनवाना था वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के पास फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं डियर, ऐसे केस में जो क्रेडिट होगी वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ही लेगा, राइट।
मोल्ड एंड डाइस की क्रेडिट वही लेगा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर नहीं लेगा डियर, राइट। लेकिन अगर मोल्ड एंड डाइस ए लिमिटेड ने भेजे विच बिलोंग टू बी लिमिटेड, तो ऐसे में भैया ए लिमिटेड को आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बिलोंग ही बी लिमिटेड को करते हैं, उसका क्रेडिट बी लिमिटेड ही ले पाएगा। अच्छा, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए भैया? जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें अमाउंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, टोटल वैल्यू होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। सारी चीजें होना जरूरी नहीं है, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट। बिल टू शिप टू मॉडल गुड्स पर भी एप्लीकेबल होता है और सर्विसेज पर भी एप्लीकेबल होता है, राइट। नोटिफिकेशन 36(4) रूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों, याद रखना मेरी बात को। जब आप किसी से कोई भी सप्लाई लेकर आते हो तो सप्लायर को उसका बिल अपलोड करना होता है, उसकी डिटेल अपलोड करनी पड़ती है जीएसटीआर 1 में। दोस्तों, जब सप्लायर जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई की कंप्लीट डिटेल शो कर देगा तो वो आपको व्यू हो जाएगी, और वो कहां व्यू हो जाएगी? 2A में व्यू हो जाएगी। अच्छा, जितना वो चढ़ाएगा डियर, अगर उतनी व्यू हो जाती है तो यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट, आपको उसकी फुल क्रेडिट मिलेगी। लेकिन अगर किसी सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आपको सबमिट नहीं की है, डिपार्टमेंट को जीएसटीआर 1 में सबमिट नहीं की है, तो क्या उसका भी रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन याद रखना 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी से ज्यादा नहीं। जितना भी एलिजिबल आईटीसी है उसके 10% से ज्यादा आप नहीं ले सकते, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते दोस्तों, पक्की बात है। बट आईटीसी नॉट एक्सीड एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड। लेकिन जो माल जिसके बिल उसने अपलोड नहीं किए हैं उसके आईटीसी से ज्यादा तो कैसे लोगे? जैसे फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपया का जीएसटी शो हो रहा है और 4 लाख का शो नहीं हो रहा है, जबकि आपने सप्लाई पर जीएसटी 10 लाख पे किया है, तो ऐसे में भैया 6 लाख का तो फुल क्रेडिट मिलेगा, लेकिन 4 लाख का क्रेडिट फुल नहीं मिलेगा। ये आपको 6 लाख के 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये जो एलिजिबल क्रेडिट है ना 6 लाख, इसके 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब इट इज 0.6, तो आपको 6.6 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है अगर आप 10 लाख का क्रेडिट पूरा उठाना चाहते हो तो कम से कम सप्लायर को 9.091 के बिल पूरे अपलोड करने पड़ेंगे। दोस्तों, यहां पर अगर सपोज करो 9.5 लाख की क्रेडिट पूरी सामने वाले ने चढ़ा दी है जीएसटीआर 1 में, तो वो तो आपको फुल मिलेगी, लेकिन जो नहीं चढ़ाई है वो 0.5 है। अब आप 9.5 का 10% तक ले सकते हो, तो 0.95 कैसे ले लोगे भाई? क्योंकि ये है ही 0.5, तो 0.5 से ज्यादा कैसे मिलेगा? तो आपको पूरे 10 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। रूल नंबर 36(4) इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। रेस्ट्रिक्शन नॉट ऑन पोर्टल टैक्स पेयर टू अवेल सेल्फ असेस बेसिस। ये रेस्ट्रिक्शन अपने आप नहीं लगते हैं भैया, आपको क्रेडिट बुक करते समय ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। इट इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट पर आईजीएसटी पे करते हो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है भैया, फुल क्रेडिट अलाउड होता है। इसके अलावा जो ब्लॉक क्रेडिट होती है, ब्लॉक सेक्शन 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट है, वहां पर 10% वाली बात का सवाल ही नहीं उठता भैया, उसका तो क्रेडिट ही नहीं मिलता ना, बात खत्म हो गई। इसके बाद रेसिपिएंट को 2A चेक करना पड़ता है, जब वो क्रेडिट क्लेम करेगा उसको 2A चेक करना पड़ेगा। 2A में आईटीसी उसको शो होएगा। सर ये 2A कौन से दिन का देखना पड़ेगा? भैया जो जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है, जो भी जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है, सप्लायर जो जीएसटीआर 1 भरेगा उसका जो ड्यू डेट है उस दिन 2A देखेगा रेसिपिएंट और देखेगा कितनी 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 एलिजिबल क्रेडिट है, राइट। उसके बाद सेक्शन 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 दैट इज इन रिलेशन टू अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। दोस्तों, इसमें हम अपॉर्शनमेंट की बात करेंगे, इसमें हम ब्लॉक क्रेडिट की बात करेंगे, हम अपॉर्शनमेंट की बात करेंगे, हम ब्लॉक क्रेडिट की बात करेंगे, राइट। अपॉर्शनमेंट और ब्लॉक क्रेडिट की हम यहां पर क्या करेंगे? बात करेंगे। सर आप कहां चले गए? मैं आ गया, ये लो फटाफट से सुनो। अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है डियर, हम कॉमन यूज करते हैं। कॉमन कैसे करते हैं भैया? गुड्स और सर्विस को हम कॉमन यूज करते हैं। कॉमन कैसे करते हैं? थोड़ा बिजनेस के लिए, थोड़ा नॉन बिजनेस के लिए। थोड़ा पर्पज बिजनेस होता है, थोड़ा पर्पज नॉन बिजनेस होता है। तो जब हम गुड्स और सर्विस का यूज बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पज के लिए करेंगे तो हमें जो क्रेडिट मिलेगा वो ओनली बिजनेस पर्पज के लिए ही मिलेगा, राइट। वो हमें बिजनेस पर्पज के लिए ही मिलेगा। अगर हम टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों सप्लाई को देने में इनवर्ड सप्लाई का यूज करते हैं तो हमें क्रेडिट टैक्सेबल सप्लाई के लिए ही मिलेगा, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई।
नोट, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है भैया? एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स द सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर आप कोई सप्लाई दे रहे हो जिस पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, सामने वाले को टैक्स जमा कराना है, तो आपके लिए वो सप्लाई एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटीज में डील करते हो, लैंड बेचते हो, बिल्डिंग बेचते हो, जिसका इंटायर कंसीडरेशन आपको बाद में मिलता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में मिलता है, तो भैया मैं बता दूं उसे भी एग्जेम्प्ट सप्लाई कहा जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट सुनो, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, ये तीन ऐसे लोग हैं डियर जिनके लिए क्रेडिट को अपॉर्शन करने के दो तरीके हैं, आइदर गो फॉर ऑप्शन नंबर 1, आइदर गो फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में तो क्या होता है भैया, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगी टैक्सेबल के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए। जो नॉन बिजनेस पर्पज है, जो एग्जेम्प्ट पर्पज है, उसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होता है जी, उस ऑप्शन नंबर 2 में आपको एक्चुअल बेसिस पर नहीं जाना पड़ता। तो सर फिर क्या करना पड़ता है ऑप्शन 2 में? मैं बता दूं, वहां पर जितना भी एलिजिबल आईटीसी होता है, जितना भी एलिजिबल आईटीसी होता है, उसका आपको 50% मिल जाता है और बाकी 50% छोड़ देना पड़ता है। तो या तो आप ऑप्शन 1 में जाओ, एक्चुअल बेसिस पे करो, या फिर ऑप्शन नंबर 2 में चले जाओ। ऑप्शन 2 में क्या करना पड़ेगा डियर? ऑप्शन नंबर 2 में जितना भी एलिजिबल आईटीसी होगा उसका 50% आपको मिलेगा, 50% आपको छोड़ देना है। तो वो जो 50% है वो लैप्स हो जाएगा डियर। लेकिन याद रखना डियर, ये जो 50% का रेस्ट्रिक्शन है, ये कब काम नहीं करेगा? जब ये लोग आपस में सेम एंटिटी को सप्लाई दे रहे हो, वहां पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता। जैसे आईसीआई बैंक का एक ब्रांच आईसीआई बैंक के दूसरे ब्रांच को सर्विस दे रहा है, तो वहां पर जो रेसिपिएंट ब्रांच होएगा वो फुल क्रेडिट लेगा, वहां पर आपको 50% ऑप्शन नहीं लगाना पड़ेगा। ये ऑप्शन अगर एक बार ले लोगे डियर, तो ड्यूरिंग द ईयर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस। कॉमन क्रेडिट का अपॉर्शनमेंट कैसे होता है? इनपुट प्लस इनपुट सर्विस पे। तो मैं बता दूं डियर, जो इनपुट टैक्स इनपुट प्लस इनपुट सर्विस पर, देखो कैपिटल गुड्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे इनपुट एंड इनपुट सर्विस की। तो इनपुट एंड इनपुट सर्विस जो कि नॉन बिजनेस पर्पज में काम आया है, उसका क्रेडिट हमें मिलेगा ही नहीं, हम उसको T1 बोलेंगे, हम उसको बुक ही नहीं करेंगे। जो इनपुट और इनपुट सर्विस हमारा एग्जम्प्ट में काम आया है, उसका भी हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसे हम T2 बुक करेंगे। जो हमारा ब्लॉक क्रेडिट है, ब्लॉक क्रेडिट अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा सेक्शन 17(5) में, उसको हम T3 बोलेंगे। तो T1, T2, T3 ये तीनों तो मिलते ही नहीं है भाई। तो ये T1, T2, T3 टोटल क्रेडिट में से हटा दो। T का मतलब टोटल क्रेडिट, T में से हटा दो। जो बैलेंस बचेगा ना भैया, बैलेंस, उसे ही आप क्रेडिट लेजर में लेकर जाओगे। जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें आप उसको बैलेंस को लेकर जाओगे। इसके बाद क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूं। ये जो आपका C1 है, C1 मतलब एक तरह से रिमेनिंग आईटीसी जो आपको मिलना चाहिए, इसमें से हमने C2 बोला कॉमन क्रेडिट को, और ये T4 क्या है डियर? ये वो क्रेडिट है जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए, मतलब इसका फुल क्रेडिट मिलेगा। तो हमने T4 को भी हटा दिया क्योंकि हमें ऑपरेशन कॉमन क्रेडिट पर करना है। कॉमन क्रेडिट को हमने C2 बोला, C2 मतलब C1 माइनस T4, ये हमारा कॉमन क्रेडिट है। अब कॉमन क्रेडिट पर हमको तीन चीजें देखनी है। कॉमन क्रेडिट में सबसे पहले वो चीज देखनी है जो एग्जेम्प्ट सप्लाई में काम आई। सर वो निकलेगी कैसे? उसको हमने D1 नाम दिया। कैसे निकलेगी भैया? जितना कॉमन क्रेडिट है वो लिख लो इंटू E/F। E मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई, F का मतलब टोटल सप्लाई। E मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई, F का मतलब टोटल सप्लाई फॉर ए टैक्स पीरियड। अगर पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का टर्नओवर नहीं है तो लास्ट पीरियड का टर्नओवर आपको यूज करना है। इसके बाद अगर कोई सप्लाई नॉन बिजनेस पर्पज में काम आई है, अब ये पता करना बड़ा मुश्किल है बिजनेस में कितना काम आया, नॉन बिजनेस पर्पज में कितना काम आया। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो बच्चा, ये जो C2 है कॉमन क्रेडिट है, इसका 5% निकाल लो, है ना। और ये 5% जो होगा ना, ये एक नॉशनल बेसिस होगा, इसे हम नॉन बिजनेस पर्पज मानेंगे। तो इसका मतलब कॉमन क्रेडिट में दो चीजें ऐसी है जो हमें नहीं मिलनी चाहिए। एक तो D1 नहीं मिलना चाहिए, एक D2 नहीं मिलना चाहिए। तो C2 में से D1 और D2 को हटा दिया। जो बैलेंस बचेगा डियर, दैट इज कॉल्ड C3, दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट। ये रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट है डियर जो हमें मिल जाना चाहिए। तो हमें एक तो क्या मिलना चाहिए? हमें T4 मिलना चाहिए, एक C3 मिलना चाहिए। ये हमारा एलिजिबल अमाउंट है। और बाकी जो अमाउंट है भैया वो इनएलिजिबल है। और इनएलिजिबल जो क्रेडिट जिसे आपने बुक कर लिया था, अब उसको आपको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में
ऐड करना पड़ेगा डियर, ठीक है, उसको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की अपॉर्चनमेंट की। कैपिटल गुड्स का अपॉर्चनमेंट कैसे होता है? कोई भी कैपिटल गुड्स अगर आप बिजनेस में लेकर आए हो जिसका उद्देश्य, जिसका ऑब्जेक्ट नॉन बिजनेस पर्पज में यूज करना है या एग्जाम सप्लाई में यूज करना है, उसे हम क्रेडिट लेजर में लेकर ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका क्रेडिट हमें मिलेगा ही नहीं। जो कैपिटल गुड्स टैक्सेबल सप्लाई के लिए लाए हो या जीरो रेटेड सप्लाई के लिए लाए हो भैया, उसका क्रेडिट आपको फुल मिलना चाहिए। तो उसे आप पूरा का पूरा क्रेडिट लेजर में ले जाओ। और जो कैपिटल गुड्स कॉमन यूज के लिए लाए हो, टैक्सेबल के लिए भी, नॉन टैक्सेबल के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, नॉन बिजनेस के लिए भी, उसका क्रेडिट पूरा बुक कर लो भैया, पूरा बुक कर लो, उसको क्रेडिट लेजर में ले आओ। सर पूरा बुक? हाँ। एक बात और बताऊं डियर, जो मशीन पहले दिन से कॉमन यूज हो रही है उसको भी हम कैपिटल ए बोलेंगे। जो मशीन पहले हमारी जो है टैक्सेबल में थी, बाद में एग्जेम्प्ट में काम आई, उसे भी हम एक बार पूरा कॉमन क्रेडिट में बुक करेंगे। जो बाद में पहले हमारी एग्जेम्प्ट में थी, बाद में टैक्सेबल में काम आई, कहने का मतलब पहले आप इस कैटेगरी में थे, स्मॉल ए और स्मॉल बी, और बाद में आप कॉमन यूज आने लगे हो, तो उन सबको डियर, सारी मशीनों को एक जैसा माना जाएगा। सबको 1 लाख 1 लाख 1 लाख कॉमन क्रेडिट सबकी 1 लाख एक साथ बुक कर लो, और इस 3 लाख को डिवाइड कर लो भैया 60 मंथ के अंदर, राइट, 60 मंथ में डिवाइड कर लो। लेकिन सुनो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। कोई भी कैपिटल गुड्स अगर पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई में काम आता था, मतलब वो स्मॉल ए वाली कैटेगरी में था और बाद में उसका कॉमन यूज होने लगा, तो जितने क्वार्टर वो एग्जेम्प्ट में काम आया, उन सभी क्वार्टर्स का 5% आपको निकालना पड़ेगा, और वो आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसको ऐड करना पड़ेगा डियर, ठीक है। अच्छा, जितना भी कॉमन क्रेडिट होता है ना, जितना भी कॉमन क्रेडिट होता है, उस कॉमन क्रेडिट में आप डिवाइड करोगे 60 का आप डिवाइड करोगे, राइट। मतलब आप ऐसा मानोगे कि सभी का यूजफुल लाइफ 60 मंथ्स है, तो 1 महीने का कॉमन क्रेडिट निकल कर आ जाएगा। फिर ये जो 1 महीने का कॉमन क्रेडिट आएगा ना मेरे भाई, इसको आपको एवरी मंथ एग्जेम्प्ट के टर्नओवर के रेशियो में निकालना पड़ेगा, E/F करके। E मतलब टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, F मतलब टर्नओवर ऑफ टोटल सप्लाई। तो जब आप उसको E/F करोगे, तो वो जो अमाउंट एवरी मंथ कैलकुलेट होगा, जो भी अमाउंट एवरी मंथ कैलकुलेट होगा ना, उसे हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट, वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट। ये आपको हर महीने ऐड करना पड़ेगा। इसका मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है, ये आप लोग मेरे नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आराम से देख सकते हो। ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है डियर, ये स्टैचुरी अपडेट में से लिया है, राइट। चलो, इसके बाद अब मैं आप लोगों को ब्लॉक क्रेडिट बता देता हूँ। ब्लॉक क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप फुल क्लास चाहते हो डियर, आपको ऐसे हैंड रिटन याद करना है सब कुछ, आपको मैं बॉक्स में लिंक दे दूंगा स्पेसिफिकली सीए और सीएमए फाइनल वालों के लिए। पूरा कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने पूरी क्लास ऐसे ही पढ़ाई है, पूरा हैंड रिटन लिखवाया बच्चों को क्लास में, राइट। ब्लॉक क्रेडिट क्या होती है? पार्ट ए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ब्लॉक का मतलब है भैया ब्लॉक, ये वो क्रेडिट है जो आपको मिलेगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगी। सबसे पहले इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल जो 13 सीटर से ज्यादा नहीं है, 13 या 13 से कम है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, उसका क्रेडिट नहीं मिलता है डियर। वेसल एयरक्राफ्ट का भी क्रेडिट नहीं मिलता है। जनरल इंश्योरेंस सर्विस, अच्छा, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का कब मिल जाता है? कब मिल जाता है? 13 से 13 कम सीटर है तो भी क्रेडिट कम मिल जाएगा। एक्सेप्शन याद रखना, जब आप उस मोटर व्हीकल की फर्दर सप्लाई करोगे, जब आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में उसको यूज लोगे, जब आप उसको ट्रेनिंग और ड्राइविंग स्कूल के अंदर काम लोगे, तब आपको डियर उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तब आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ऐसे ही डियर वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन वही वेसल एयरक्राफ्ट अगर फर्दर सप्लाई देने में काम आ रहे हो, ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रहे हो, किसी ट्रेनिंग स्कूल में सिखाया जा रहा हो, तो यू आर एलिजिबल, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी काम आते हैं तो यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। दोस्तों, ये जितने भी इनएलिजिबल मोटर व्हीकल होते हैं, जितने भी वेसल होते हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, अगर इनके लिए आपको जनरल इंश्योरेंस की सर्विस लेनी पड़े,
आपको रिपेयर मेंटेनेंस करवाना पड़े तो उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलता, क्योंकि जब उन गाड़ियों का नहीं मिलता तो इनका कैसे मिलेगा, इन सर्विसेज का भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन सुनो, एक्सेप्शन सुनो, अगर इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट एलिजिबल पर्पज में काम आते हैं। अब ये एलिजिबल पर्पज क्या होते हैं, फर्दर सप्लाई देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो फिर इन सर्विसेज का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, राइट। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप इन एलिजिबल मोटर व्हीकल बनाते हो, वेसल बनाते हो, एयरक्राफ्ट बनाते हो, और अगर आपको रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस लेनी पड़ती है तो भी आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट। इसके अलावा अगर आप एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो और एक इंश्योरेंस कंपनी भी कई बार दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से सर्विस लेती है, एंड यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट ऑफ दिस इंश्योरेंस सर्विस, जिसको हम लोग री इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप इन सभी चीजों को, चाहे वो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल हो, चाहे वो वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, अगर आप इनको लीज पर लेते हो, रेंट पर लेते हो, तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन एक्सेप्शन याद रखना भैया, अगर आप आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हो अंडर सेम कैटेगरी, मतलब आपका काम भी आगे हायर बेसिस पर देना है, तो आप क्रेडिट ले पाओगे, बिल्कुल ले पाओगे। या अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को अंडर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन ये सर्विस दे रहा है तो भी वो क्रेडिट ले पाएगा, राइट। इसके अलावा दोस्तों सुनो मेरी बात, अगर आप फूड एंड बेवरेजेस की बात करते हो, आउटडोर कैटरिंग की बात करते हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सर्विसेज का क्रेडिट आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन में याद रखना, अगर आपका सेम काम है, अगर आप एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल के बैठे हो और आपको भी किसी से ब्यूटी पार्लर की सर्विस लेनी पड़ी, जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो आप क्रेडिट ले पाओगे। या फिर आप एक अंडर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन हो, एज एन एम्प्लॉयर आपको ये सर्विस लेनी पड़ेगी, तो भी डियर आप क्रेडिट लेने के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। मतलब मैंने कॉमन बात ये देखी कि अगर आपका सेम लाइन ऑफ बिजनेस होता है तो आप क्रेडिट ले सकते हो डियर, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। इसके अलावा सुनो मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनो, अगर आप किसी क्लब या हेल्थ या फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप लेते हो तो मेंबरशिप का क्रेडिट नहीं मिलता है मेरे भाई। लेकिन अगर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है, लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो भैया आईटीसी मिल जाएगा। ऐसे लीव ट्रेवल कंसेशन है, होम टाउन फैसिलिटी है, अपने एम्प्लॉइज के लिए लेते हो, क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन में लेना पड़ रहा है, जैसे कोविड के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉइज की व्यवस्था करनी पड़ी, तो क्रेडिट मिल गया। एनआरटीपी अगर इंडिया में कोई भी इनवर्ड सप्लाई लेगा तो उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, वो जो इंपोर्ट करके लाएगा उस पर जितना जीएसटी पे करेगा उसका क्रेडिट वो ले पाएगा। लास्ट पॉइंट याद रखना, ब्लॉक क्रेडिट की पार्ट नंबर ए में जो टैक्स आप पे नहीं करते हो, शॉर्ट पे करते हो, इरोनियस आपको रिफंड मिल जाता है, चोरी चुपके काम करते हो, तो ऐसी चीजों का आईटीसी नहीं मिलता है। ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट बी दोस्तों याद रखना, ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट बी क्या कहता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी मूल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाते हो जिसके लिए आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेनी पड़ती है, वेदर फॉर योर बिजनेस, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। एक्सेप्शन याद रखना, अगर प्लांटेड मशीन को आप बनवाना चाहते हो, चाहे वो भले ही इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, प्लांटेड मशीन भी तो इमूवेबल हो सकती है भाई, उसके लिए अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लोगे तो यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई बंदा खुद वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देता है ना, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो करेगा भैया, वो कॉन्ट्रैक्टर जिस सब कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लेगा, द पर्सन इज एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। और जहां पर आपने किसी भी बिल्डिंग में या कहीं भी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली और आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया है, जैसे नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस होता है, तो यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। इसके अलावा सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, कोई भी पर्सन इनपुट सर्विस अगर लेता है बाई टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, ओन अकाउंट का मतलब क्या होता है, खुद ही मटेरियल खरीद के लाया, खुद ही लेबर लेकर आया, तो वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, राइट। खुद ही अगर आप खुद भी लोगे ना, आप डायरेक्ट किसी से पूरी सर्विस नहीं ले रहे, आप खुद मटेरियल ला रहे हो, आप खुद लेबर ला रहे हो, तो भी यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप खुद ही इस काम को करते हो, सेम वही एक्सेप्शन है, ठीक है, आप खुद एक बार कॉन्ट्रैक्टर हो, तो फिर आप ले पाओगे डियर, राइट।
इसके बाद सुनो, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करते हो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। कंपोजिशन में अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस अवेल करते हो तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर कोई माल लॉस्ट हो गया, अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टॉलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया, आपने फ्री में बांट दिया, सैंपल दे दिया, गिफ्ट दे दिया, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। अगर आपके पर्सनल कंजम्पशन कर लिया डियर तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बताया, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर, जो भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कैपिटलाइज करते हो वो सब कंस्ट्रक्शन है। प्लांट एंड मशीन में इक्विपमेंट आएगा, मशीन आएगी, सभी तरह की चीजें आएगी, लेकिन टेलीकॉम टावर नहीं आएंगे, पाइपलाइंस नहीं आएंगी, राइट। सेल्स प्रमोशन स्कीम, सेल्स प्रमोशन स्कीम में ये कहा हुआ है कि भैया अगर आपने कोई भी गिफ्ट और सैंपल दिया है और वो गिफ्ट और सैंपल को अगर सप्लाई मान लिया गया है एज पर लॉ, तो भैया उसके अंदर जो सामान काम आया है उसकी आप क्रेडिट ले सकते हो। क्योंकि डियर जब आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स लग जाएगा तो इनवर्ड सप्लाई का क्रेडिट लेने से आपको कैसे रोकेंगे। और अगर बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको एक सामान खरीदने पर एक फ्री मिलेगा, तो भैया जो सप्लायर आपको सामान फ्री में देगा उसके लिए भी वो आईटीसी ले पाएगा, राइट। इसके अलावा अगर कोई मेडिसिन या ड्रग्स जिसका टाइम एक्सपायर हो गया है और वो चीज़ वापस लौट कर आ गई है, तो भैया पहले एज ए मैन्युफैक्चरर आपने क्रेडिट ली होगी और आपने ये माल किसी को बेचा होगा, होलसेलर को बेचा होगा। होलसेलर जब ये माल आपको रिटर्न करेगा तो वो उसका बिल बना कर देगा और आप उसकी आईटीसी बुक करोगे एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, लेकिन वही क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ जाएगी क्योंकि आपने अब उसको कर दिया है डिस्ट्रॉय, तो आपको उसकी क्रेडिट क्या करनी पड़ जाएगी, रिवर्स। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया है जिसे आप जरूर पढ़कर देखिएगा। इसके बाद सेक्शन 18 माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशल सर्कमस्टांसेस एनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। सेक्शन 16 हमने पढ़ा एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, सेक्शन 17 हमने पढ़ा अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट, सेक्शन 18 हम स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात करेंगे। कोई भी बंदा पहले कंपोजिशन स्कीम के अंदर था और अब उसने स्विच कर लिया है रेगुलर स्कीम में, तो वो क्रेडिट ले सकता है डियर, अब ले सकता है। या कोई बंदा पहले एग्जाम सप्लाई देता था और अब उसकी सप्लाई हो जाती है टैक्सेबल, तो वो भी क्रेडिट ले पाएगा, राइट। लेकिन क्रेडिट किस किस चीज की ले पाएगा भैया, जो इनपुट पड़ा है उसकी ले पाएगा, किसी भी फॉर्म में पड़ा हो, कैपिटल गुड्स की ले पाएगा। लेकिन ध्यान रखना कैपिटल गुड्स की तभी लोगे भैया जब आप एग्जाम से टैक्सेबल में आ जाते हो, अगर आप कंपोजिशन से रेगुलर में आते हो तो नहीं। अच्छा, जितना कैपिटल गुड्स है भैया उसका आईटीसी लिख लो, उसमें से जितना टाइम वो कैपिटल गुड्स यूज आ चुका है, ठीक है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट के हिसाब से रिड्यूस करो और बैलेंस अमाउंट की क्रेडिट को आप क्या कर लो, बुक कर लो, राइट। आईटीसी क्लेम जो भी करोगे भैया उसको बिल से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, बिल होना चाहिए। सर ये स्टॉक कौन से दिन का, भैया जिस दिन आप रेगुलर स्कीम में स्विच करोगे उसके एक दिन पहले देखा जाएगा इनपुट कितना था। ऐसे ही भैया एग्जाम से जब आप टैक्सेबल में आओगे उसके एक दिन पहले देखा जाएगा, राइट, एक दिन पहले देखा जाएगा। इसके बाद कोई भी पर्सन अगर 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है तो स्टार्टिंग से उसको रजिस्टर्ड माना जाता है, ऐसे ही वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराने पर होता है। तो भैया जितना भी इनपुट होता है चाहे वो किसी भी फॉर्म में पड़ा हो आप उसकी क्रेडिट ले पाते हो, राइट, बिल्कुल ले पाते हो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कैपिटल गुड्स का नाम नहीं है, ध्यान रखना, इनपुट का ही नाम है। बहुत बढ़िया। और इनपुट सर्विस का तो स्टॉक होता भी नहीं है। एक बात और याद रखना दोस्तों, इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो, अगर 1 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है इन ऑल दी केसेस फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो उसका क्रेडिट भूल के भी बुक मत कर लेना दोस्तों। कंडीशंस फॉर अवेलिंग दी अबाउ क्रेडिट, भैया इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है पोर्टल पे, राइट। इसके अलावा सुनो, वो तो करनी पड़ती है, इसके अलावा डिक्लेरेशन हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट बिकमिंग टू अवेल क्रेडिट। जिस दिन आप एलिजिबल हो जाते हो ना क्रेडिट लेने के लिए, वहां से 30 दिन में आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है। अच्छा, अगर क्रेडिट 2 लाख से ज्यादा का है मैटर, तो भैया सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब मिलाकर अगर 2 लाख से ज्यादा का है और अब आप क्रेडिट लेना चाह रहे हो तो उसमें सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। इसके बाद स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहां आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। ए में तो आपने बुक किया है, इसमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कब, जब उल्टा होगा। रेगुलर स्कीम से आप किस में आ जाओगे, कॉम्पोजिशन में। या आप पहले रजिस्टर्ड पर्सन थे,
अब आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट हो गई है या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। तो ये जो 3 सिचुएशन है, इसमें जितना इनपुट आपके पास पड़ा है उसकी क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, जितना कैपिटल गुड्स है उसकी क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। कौन से दिन की पोजीशन लेंगे? द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ स्विच ओवर और डेट ऑफ एग्जम्पशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट? ओके सर। अच्छा, इसके अलावा डियर सुनो, इनपुट के बारे में आपको बिल लाने पड़ेंगे, जब भी तो हम क्रेडिट रिवर्स कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को बिल नहीं मिलेंगे, तो लॉ मेकर बड़ा होशियार है, उसने बोला जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होती है ना, सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बेसिस पर क्रेडिट रिवर्स करवाएंगे। कैपिटल गुड्स की लाइफ को 5 साल मानेंगे, जितने महीने बच गए हैं उन मंथ्स के बेसिस पर प्रोरेटा क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। इसके अलावा डियर, ये जब क्रेडिट रिवर्स होगी तो कैलकुलेशन सेपरेटली होगी, सेपरेटली, राइट? रिवर्सल अमाउंट को ऐड किया जाएगा टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। रिवर्स का मतलब होता है भैया आपकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है ना, उसमें ऐड किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर विल बी डेबिटेड फ्रॉम सच अमाउंट। और जो भी आपको अमाउंट पे करना है भैया, या तो क्रेडिट लेजर से पे करेंगे या कैश लेजर से। इसके अलावा अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचा रह जाता है तो वो लैप्स माना जाएगा, राइट? कैपिटल गुड्स का एग्जांपल नीचे दे रखा है। इसके अलावा अगर कैपिटल गुड्स को यूज कर चुके हो, उसके बाद आप उसका रिमूवल कर रहे हो, ध्यान रखना डियर, यूज करने के बाद जब आप उसका रिमूवल करोगे तो कितना क्रेडिट आपको देना पड़ता है मैं बता दूं। अमाउंट पेड इज हायर ऑफ फॉलोइंग, क्या देना पड़ेगा? सुनो, जितना कैपिटल गुड्स का आपने क्रेडिट लिया था, ठीक है ना, जितना लिया था वो लिख लो और 5% पर क्वार्टर के हिसाब से माइनस कर दो, बैलेंस अमाउंट बच जाएगा। इसके अलावा कैपिटल गुड्स का जब आप रिमूवल करते हो तो उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है सेकंड हैंड की, उस पर जीएसटी कैलकुलेट कर लो। इन दोनों में से जो भी हाइयर होएगा ना, उतना आपको देना पड़ेगा भाई, उतना देना पड़ेगा। और सेपरेट होगा सारा रिवर्सल। लेकिन जो मोल्ड है, डाइज हैं, जिक्स हैं, फिक्चर्स हैं, स्क्रैप वाली जितनी भी चीजें हैं भैया, उनकी केवल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहां आपको वो 5% रिडक्शन वाली चीज नहीं करनी है। ओके, इसके बाद सुनो डियर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म बन जाती है, तो जितना भी अनयूटिलाइज क्रेडिट पड़ा था डियर पहले वाले की बुक्स में, वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन किस रेशो में भैया? वैल्यू ऑफ असेट के रेशो में होगा। ध्यान रखना इस बात को, वैल्यू ऑफ असेट के रेशो में होगा। और सुनो, कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएमए का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, राइट? इसके अलावा एक बात बता दूं भैया, वो जो ट्रांसफरी है ना सामने, जिसकी बुक्स में आप क्रेडिट लेकर जा रहे हो, वो उसको एक्सेप्ट करे, ये भी बहुत 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 जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी बंदे के एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है विद इन अ स्टेट और यूटी, तो वो अपने एक प्लेस की क्रेडिट को दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर सकता है। जो भी अनयूटिलाइज क्रेडिट है उसको वो ट्रांसफर कर सकता है अपने सेपरेट रजिस्टर्ड प्लेस के लिए, बिल्कुल कर सकता है। सर किस रेशो में करेगा? वैल्यू ऑफ असेट के रेशो में करेगा मेरे भाई। और एंटायर असेट्स को बेस बनाया जाएगा डियर। जब हम वैल्यू ऑफ असेट्स का रेशो निकालेंगे तो हम एंटायर असेट को बेस बनाएंगे, वेदर उस पर आईटीसी अवेल किया हो या आईटीसी अवेल ना किया हो। और एक बात बता दूं भैया, 30 दिन के अंदर पोर्टल पर डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा, और जो ट्रांसफरी होता है भैया, वो जैसे ही उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। इसके बाद डियर एक अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। सुनो मेरी बात, अगर डीमर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, कोई भी ऐसा रीजन हो रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों? उसको हम बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? रीऑर्गेनाइजेशन। अब सुनो मेरी बात, उसमें क्या होगा भैया, जैसे एमपी का स्टेट है और यूपी का स्टेट है, तो एमपी के अंदर भी डीमर्जर हुआ, यूपी में भी डीमर्जर हुआ, तो असेट ट्रांसफर हुई। तो एमपी में जितनी असेट ट्रांसफर हुई है उसका रेशो अलग बनेगा, यूपी में जो ट्रांसफर हुई है उसका अलग बनेगा। पूरे ऑल इंडिया लेवल पर नहीं कर सकते, जिस जिस स्टेट में जितना जितना कर रहे हो भैया उसका रेशो अलग अलग बनाना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, नोट्स एक बार आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे चैनल का लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से, और आराम से तसल्ली से बैठकर पढ़िएगा नोट। ये चीज हर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन पर लगेगी, वेदर डीमर्जर हो नहीं हो, सब पर लगेगी डियर। एप्लीकेबल फॉर टोटल अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, राइट? टोटल अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, नॉट एप्लीकेबल फॉर ईच हेड ऑफ आईटीसी।
ठीक है। ट्रांसफरर को एक लिबर्टी है कि वो कितना किस हेड का करना चाहता है, वो उसकी इच्छा पर है। सीजीएसटी का पूरा करना चाहता है ट्रांसफर, आईजीएसटी का कम करना चाहता है, वो उसकी इच्छा पर है, लेकिन रेशो में करेगा, ठीक है। इसका भी मैंने एग्जांपल दिया है भाई, लिबर्टी वाली बात ये नहीं आई है डियर, अमेंडमेंट है, पढ़कर जाइएगा इसको। इसके बाद जब आप आईटीसी को यूटिलाइज करते हो तो सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आपको फुल यूटिलाइज करना पड़ता है। ये तो खैर पता होगा आपको, जब तक वो निल नहीं हो जाता तब तक आप सी और एस जीएसटी का क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। फिर आप सी का यूज करोगे तो सी का पहले सी के लिए यूज करोगे, फिर आई के लिए करोगे। एस और यूटी का पहले एस यूटी के लिए करोगे, फिर आई के लिए करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, आई जीएसटी अगर पे करना है तो पहले सी का ही यूज करना जरूरी है। जब सी खत्म हो जाए तो ही एस और यूटी को काम लेना आईजीएसटी पे करने के लिए। अच्छा, सी और एस आपस में यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इसके बाद सेक्शन 20 और 21, ये दो सेक्शन याद रखना, दैट इज रिलेटिंग टू आईएसडी। आईएसडी बोले तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी का फुल फॉर्म होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों ये जो आईएसडी होते हैं, ये जो आईएसडी होते हैं, ये कौन होते हैं? ये हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस क्रेडिट अपनी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसके लिए हेड ऑफिस को एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, आईएसडी बोलते हैं उसको। अच्छा, आईएसडी किससे ज्यादा नहीं बांट सकता? जितना उसको मिला है। आईएसडी का काम कोई सर्विस देना नहीं है, कोई सप्लाई देना नहीं है, उसका काम जो कंसोलिडेटेड बिल के बेसिस पर जो आईटीसी आया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है माय डियर फ्रेंड्स, और उसका कोई काम नहीं है। इसके लिए उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जिसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं होती है, राइट। इसके अलावा डियर याद रखना, आईएसडी इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट बांटेगा और इनवॉइस में लिखेगा कि मैं आईएसडी हूं। क्रेडिट नोट इशू करेगा अगर गलत क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और उसको मंथली बताएगा। जीएसटीआर 6 में आईएसडी ऐसे इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा जहां आरसीएम लगता है, राइट। इसके लिए फिर उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वो अपनी क्रेडिट केवल ऑपरेशनल यूनिट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और वो केवल इनपुट सर्विस की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा भैया, गुड्स की नहीं करेगा, ध्यान रखना, दैट इज ओनली फॉर इनपुट सर्विस। और सुनो, अलग अलग डिविजन्स के लिए अलग अलग आईएसडी बनाए जा सकते हैं, और रेशो लेना पड़ेगा टर्नओवर का, एग्रीगेट टर्नओवर के रेशो में देखना पड़ेगा जितनी जितनी क्रेडिट बांटनी है। अच्छा, क्रेडिट एलिजिबल भी बटेगी और इनएलिजिबल भी बटेगी, और सी एस यूटी जीएसटी इन सबको अलग अलग डिवाइड करके आपको बांटना पड़ेगा। और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड भी है या एग्जाम्ड सप्लाई भी देता है तो भी आपको क्रेडिट वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करनी ही पड़ेगी, राइट। समझ में आया आप लोगों को? यस, ये एग्जांपल्स मैंने यहां पर दे रखे हैं। अच्छा सुनो, कोई क्रेडिट अगर किसी पर्टिकुलर यूनिट की है तो उसी को बांटी जाएगी, एक से ज्यादा है या सभी रेसिपिएंट्स के है तो प्रोरेटा बेसिस पे बांटेंगे। प्रोरेटा का फॉर्मूला कैसे बनाओगे भैया? वो जो रेसिपिएंट है उसका रेलिवेंट पीरियड का टर्नओवर देखो और सारे रेसिपिएंट्स का टर्नओवर देखो जिससे वो रिलेटेड आईटीसी है, ठीक है। इस रेशो में बांटो। टर्नओवर में एक्साइज, जो भी स्टेट एक्साइज वैट है उसको हटा के रखो। रेलिवेंट पीरियड का मतलब क्या है भैया? पिछला फाइनेंशियल ईयर। अगर पिछला फाइनेंशियल ईयर नहीं है तो लास्ट क्वार्टर को बेस बनाया जाएगा, राइट। अगर आईजीएसटी की क्रेडिट बांटनी है तो आईजीएसटी के फॉर्म में बटेगी, सीजीएसटी बांटनी है तो सी के फॉर्म में ही बटेगी, अगर सेम स्टेट है ना, अगर सेम स्टेट है। और अगर डिफरेंट स्टेट है माय डियर फ्रेंड तो फिर एस और यूटी को आप एस और यूटी के फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, फिर आपको उसे आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके ओके जी, ओके, ये सारी बात समझ में आई। और अगर किसी रेसिपिएंट को गलत क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो रेसिपिएंट से ही उसकी रिकवरी होगी, आईएसडी से नहीं होगी, ठीक है ना। याद रखना इस बात को। चैप्टर हो जाता है फिनिश, पूरा रिवीजन आईटीसी का करा दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर सीए में एग्जाम। अच्छे से पढ़कर जाइएगा। बस जो इंटर के स्टूडेंट हैं वो सेक्शन 20 और 21 को नहीं पढ़ेंगे, राइट। बाकी सारे सेक्शंस आप लोगों को पढ़कर जाने हैं, रिवाइज करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, अगर आप पूरा कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर जाकर अमित खांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है और रियली डियर बहुत मजा आएगा। सारा हैंड रिटन है, एवरीथिंग, सब कुछ क्लास में याद हो जाता है डियर। तो पढ़ाई करो, मजे करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। वीडियो अच्छा लगा है डियर, लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।